हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस में। और बच्चों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियाई चैप्टर को पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियाई में से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और कितना पढ़ना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं अपने। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर जो हमें पढ़ना है बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियाई के अंदर, वो देखो, ये तो हम जानते हैं कि एटम वाले चैप्टर अगर किसी ने पढ़ रखा होगा और जिन्होंने भी अभी तक एटम्स वाले चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एटम्स वाले चैप्टर का और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स के वन शॉट मैंने कराए हैं इस चैनल पे, वो उन सब के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर के प्लीज़ पहले उन सब सारी वीडियोज़ को देख लो और खास करके एटम्स को तो देख ही लो, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। तो अब देखिए कि अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास एटम के बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स है, जिसमें से थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, उसके बाद बोहर वाला मॉडल हमने पढ़ा, है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल ने हमें ये स्टैब्लिश करके बता दिया था कि हर एटम का क्या होता है, अपना एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर मैक्सिमम मास जो होता है उस एटम का कंसिस्ट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन लाइक करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों साइड क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। तो ये तो इतनी बात तो हम जानते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक और चीज, कि जो किसी भी न्यूक्लियस का क्या होता है, अपना जो एटॉमिक नंबर होता है, उस जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं उसके अंदर, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होता है बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर का यूज करते हैं। तो जेड से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को सिंबलाइज करते हैं। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उसको एन से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो आप एन और पी से रिप्रेजेंट, मतलब सॉरी, पी से और ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और वो दोनों किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। अब एक और चीज होता है कि एटम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंबाइन करने के बाद जो नंबर बनेगा वो बच्चों क्या होता है, मास नंबर होता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अवेलेबल इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मतलब अगर मुझे कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ बोलना होगा तो अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलने के बजाय हम डायरेक्टली अगर न्यूक्लियॉन बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों की बात कर लिया हमने इसके अंदर, ठीक है जी। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये पहले भी बता चुका हूं। अब न्यूक्लियॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के या किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक्स जेड ए। ध्यान से समझिएगा, एक्स जेड और ए। तो ए क्या होता है, मास नंबर, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहां सब कुछ लिखा भी हुआ है आपके पास कि एक्स क्या डिनोट करता है, एक्स क्या होता है उस एलिमेंट का या उस न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियाइड का बेसिकली सिंबल होता है, और जेड और ए तो अपने अपने में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को सिंबलाइज करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों इसके अंदर पढ़ने वाली, दैट इज न्यूट्रॉन। कि आखिरकार न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, वैसे ही न्यूट्रॉन भी क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है। चार्ज नहीं होता उसके पास, मास होता है लेकिन, है ना। तो इसको जो डिस्कवर किया था जिसने, वो चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मास जो होता है अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर होता है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, बहुत हाई होता है। मतलब आप ये समझिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं उस न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, ये न्यूक्लियस को अलग अलग मतलब डिसइंटीग्रेट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है इसके अंदर, है ना। और जो दो तरीके के बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो न्यूट्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्लो न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन होता है, एंड बोथ आर फुल्ली कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग अ न्यूक्लियस एंड कॉजिंग आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। जैसा मैंने आपको कहा था कि दोनों ही कैपेबल होते हैं। तो चाहे स्लो न्यूट्रॉन्स हो चाहे फास्ट न्यूट्रॉन्स हो, दोनों की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है। आप ये समझ सकते हो कि अ फ्यू न्यूक्लियस, एक रिएक्शन के थ्रू या एक इक्वेशन के थ्रू आपको बताया गया है कि अ फ्री न्यूट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लीजिए कि ये एक न्यूट्रॉन है अकेले, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि न्यूट्रॉन कहां होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। तो अगर मान लो वो अकेला कहीं पे फ्री स्टेट में है तो जाहिर सी बात है कि वो अनस्टेबल होगा
होगा, क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल हो सकता है, न्यूक्लियस के बाहर वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो वो अपने आप को ब्रेक करता है और जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है डीके करने के बाद प्रोटॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन बना लेता है। ठीक है जी। अब फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उसको स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने का एक तरीका क्या होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्लो न्यूट्रॉन्स। किससे कर सकते हैं, तो एक मटेरियल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मॉडरेटर, मतलब जिससे होकर के हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को पास करवाएंगे, मतलब फास्ट न्यूट्रॉन जिससे होकर के गुजरेगा और उसके बाद वो स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं। किस कौन से मटेरियल यूज किया जाता है मॉडरेटर की तरह, पैराफिन वैक्स, हैवी वाटर और ग्रेफाइट, ये तीन ऐसे सब्सटेंस है जिससे अगर आप फास्ट न्यूट्रॉन्स को पास करवाओगे तो वो क्या होगा, स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसका एक और नाम होता है थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो आप दो चीजों को समझो कि मान लो आपका एक हाथ गर्म है और दूसरा हाथ ठंडा है, तो जैसे आप इन दोनों को आपस में टच में लाओगे तो क्या होगा कि जो गर्म है उससे हीट ट्रांसफर होगा जहां पे जो ठंडा है हाथ, है ना। तो जो गर्म होता है उसमें ठंडा फील होता है और जो ठंडा होता है उसमें गर्म फील होता है। लेकिन ये कब तक होता रहेगा, अगर आप इसको ऐसे कंबाइन करके रखोगे तो ये तब तक होता रहेगा हीट ट्रांसफर जब तक कि टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो इसी तरीके से एक फास्ट न्यूट्रॉन्स को जब आप पास करवाओगे इन मॉडरेटर से, तो कहता है व्हेन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स पासेस थ्रू अ मॉडरेटर, तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है वो डिक्रीजेस कोलाइड विद, तो वो क्या करेगा, मॉडरेटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एनर्जी ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉडरेटर इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है कि एक जो हीट दे रहा है और उसकी एनर्जी कम होगी और जो हीट लेगा उसकी, या जो एनर्जी लेगा उसका एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, इसका ये होता है। आफ्टर समटाइम्स दे बोथ अटेन सेम एनर्जी, और उस तरीके के न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। समझ आई बात, तो ये आप आई होप समझ आ गया होगा। बहुत इजी सा चीज है कि आप सिंपल सी बात है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को जब आप मॉडरेटर से पास करवाओगे तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, मॉडरेटर को ट्रांसफर करेगा। तब तक करेगा जब तक कि दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो जाती, और जब एनर्जी सेम हो जाएगा उसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन्स होता है। जो एनर्जी होता है थर्मल न्यूट्रॉन्स का वो किसके आसपास होता है, देखो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 2.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ये डाटा जो है आपके लिए बस इतना काम का है कि अगर कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया गया तो आपके लिए काम का है, बाकी इतना ज्यादा काम का नहीं होता है। अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, ये सब आपने लोगों ने पहले से बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए इसको अगर आप बहुत जल्दी से गो थ्रू कर लोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो पहला क्या होता है बच्चों, एक तो होता है हमारे पास आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये सारे के सारे क्या है आपके पास एग्जांपल्स दे रखा है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये ऑक्सीजन के हैं, ये हीलियम के हैं, क्लोरीन का दे रखा है, यूरेनियम का दे रखा है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी जल्दी से। तो इन सबको क्या करना है, आपको जल्दी से गो थ्रू करना है जब भी आप पढ़ोगे, और लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइसोबार्स क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियस जिनका क्या होता है, मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ये आपके पास दो आइसोबार्स के एग्जांपल दे रखा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के आइसोबार्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का दे रखा है। तो इस तरीके के एग्जांपल दे रखे हैं सबके, आप अगर एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके से आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स वो होता है न्यूक्लियर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स, है ना, मतलब जिनके पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है बच्चों, जो भी मास नंबर है उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाने वाला है। तो ये सारे आइसोटोन्स के एग्जांपल्स हैं। और एक और न्यूक्लियाई होता है जिसको बोलते हैं मिरर न्यूक्लिया। मिरर न्यूक्लिया क्या होता है कि न्यूक्लिया हैविंग सेम मास नंबर बट विद प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज, मतलब दो ऐसे एटम्स जिनका की एटॉमिक नंबर सेम होगा बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, वो क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा। जैसे हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन का 1H3 मतलब एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, जो मास नंबर है वो क्या है, 3 है। अच्छा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे इसके अंदर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप यहां देखो हीलियम के अंदर देखो तो इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है। अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना था, 2 था। यहां पे प्रोटॉन नंबर कितना है, 2 है, तो देखो इंटरचेंज हो गया ना। और यहां पे नंबर ऑफ मतलब जो एक के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, दूसरे का क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और जो पहले का नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो दूसरे का क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। इस तरीके के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियर बोलते हैं। तो अगर आप इसको दोनों के एग्जांपल को देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी।
अब एक टॉपिक ऐसा जिससे लगभग लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि ये वो टॉपिक है जिनमें से 1 मार्कर में क्वेश्चन आना तय है, मतलब फिक्स्ड है। वो क्या होता है, न्यूक्लियर साइज होता है। तो न्यूक्लियर साइज का मतलब क्या है कि अगर एक न्यूक्लियस है, जैसा कि आपको पता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बच्चों, ये मान लो न्यूक्लियर एटम है, उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों चीजें होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो उसका रेडियस कितना बड़ा होगा, ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें बताता है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो मास नंबर के पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कौन से पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, a⁻⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, a⁻⁴। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू r r0 a⁻⁴ और r0 वो होता है जो सबसे छोटा रेडियस पॉसिबल हो सकता है, और वो किसके लिए होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो r0 की वैल्यू क्या होगी, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और फर्मी में लिखोगे तो 1.2 फर्मी हो जाता है ना। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, मतलब मास नंबर बढ़ेगा, यानी कि उसका क्या होगा, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये तो रही बात न्यूक्लियर रेडियस की। दूसरी चीज होता है न्यूक्लियर वॉल्यूम। अब जाहिर सी बात है कि वो बहुत छोटा सा स्पेस होता है, तो जो शेप वो ऑक्यूपाई करेगा न्यूक्लियस, वो क्या होगा, स्पेरिकल होगा। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 πr³ होगा, है ना। तो r की जगह पे क्या करोगे, न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला पुट करोगे। तो अगर आप r0 a⁻⁴ का होल क्यूब करोगे, तो देखो ये वाला क्यूब इसके पास तो जाएगा, और ये क्यूब क्या करेगा, इसको कट कर देगा। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनेगा वो 4/3 πr0 का क्यूब टाइम्स a आ जाएगा। यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास नंबर। जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसका। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। जब भी आप डेंसिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको ये देखना होता है कि आखिरकार जिस चीज की आप डेंसिटी निकाल रहे हो, जैसे अभी हम मास डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे। अगर एरिया के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो मास पर यूनिट एरिया ले लेते हैं ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा भाई, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, दोनों का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम नहीं भी लेना है तो आप दोनों का एवरेज मास ले लो। तो जितने नंबर, जो मास नंबर है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन का भी नंबर होता है और न्यूट्रॉन का भी नंबर होता है। तो मास नंबर को अगर आप एवरेज मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, तो वो क्या दे देगा, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस दे देगा। और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, ρ = 3m/4 πr0 का क्यूब। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है, आप यहां पे देखो ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जो वेरिएबल है। m क्या है, एवरेज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो भी फिक्स्ड होता है। 4 फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, r0 क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू ऑफ रेडियस है, और वो आपको यहां पे दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट करोगे यहां पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा न्यूक्लियर डेंसिटी का, ये देखो आपके पास लिखा हुआ है यहां पे कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कितना है, 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब इतना हाईली डेंस होता है। अब डेंसिटी ज्यादा होने से कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि उसको तो बहुत हैवी होना चाहिए था। मतलब सोचो जिसकी डेंसिटी 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, उसको वो तो बहुत हैवीएस्ट पार्टिकल होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसका वो मतलब जो एटम के फॉर्मेट में होगा तो वो इतना हैवी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास नहीं है। तो अगर मान लो कि किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा है लेकिन अगर वो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो, जैसे एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, खाली होता है, तो ओवरऑल अल्टीमेटली इसका कोई इंपैक्ट बाहर नहीं देखने को मिलता है। और एक और चीज कि किसी भी एटम का या किसी भी न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर के। यानी चाहे जितना बड़ा एटम हो, चाहे जितना छोटा एटम हो, उसके न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सारे ही मतलब इस दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उन सब का जो न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी क्या है, सेम है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस या एवरी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेम क्यों होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के बाद ये वैल्यू लिखनी है और बताना कि भाई ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, इसलिए कभी भी जो डेंसिटी होगा वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब सबका सेम होगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी बात। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि rho is independent of A, it means rho is same for all the atom, and density of the nucleus is maximum at its center and decreases as we move outward from the nucleus। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं वो डिक्रीज करता है, और इसीलिए क्या होता है, ओवरऑल एटम पे इसके मास मतलब इतने हाई डेंसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये रही बात न्यूक्लियर डेंसिटी की, न्यूक्लियर रेडियस की, न्यूक्लियर वॉल्यूम की। अगला क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। जैसे एक मान लो न्यूक्लियस है तो न्यूट्रॉन है और उसके पास क्या है, प्रोटॉन है।
अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, वहां पे फोर्स लगता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है बच्चों, देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज क्या है, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जाहिर सी बात है दो प्रोटॉन को अगर आप पास लाओगे तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है कि क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है क्योंकि उन दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप उसको एकदम बहुत छोटे से डिस्टेंस पे ले आओगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है, और यही इसकी सबसे खास बात होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखना है। क्या क्या है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की, फोर्सेस दैट की, पहली बात न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, तो वो फोर्स जो क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखता है, और ये इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस, मतलब इस डिस्टेंस से ज्यादा पे जाओगे तो वो न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो न्यूक्लियस बना हुआ नहीं रहेगा, वो टूट सकता है ना। तो इसलिए वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, जो जैसा कि आपको बताया दुनिया में जो भी जितने भी तरीके की फोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और क्या है, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड कॉजेज स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो अट्रैक्टिव है इसलिए वो क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, बेशक उसके पास क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो इसलिए नहीं लगता कि उनके पास चार्ज होता है, क्योंकि चार्ज होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि फोर्स तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। और ये नॉन सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। खास करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, दे आर सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के सेंटर से मेजर होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो फोर्स होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो उसके लिए डिस्टेंस कभी भी सेंटर से नहीं लिया जाता। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेज है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी यहां तक। अब अगला जो कंसेप्ट आपको सीखना है, जिससे न्यूमेरिकल भर भर के पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर, और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा बच्चों तो आप सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और वो क्या, उसके लिए हमें जरूरत होती है एक बात को समझने का कि जो भी एटम होता है उसका मास हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। ये हम बहुत पहले 11th से और उससे भी पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो द यूनिट इन विच द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेज आर मेजर्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 का जो मास होता है, मतलब जो कार्बन एटम होता है, कार्बन 12 का मास जो होता है, एटम का मास, उसका 1/12 पोर्शन होता है। और उसकी को किलोग्राम में कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg आ जाएगा। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इतने किलोग्राम के बराबर होता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उसको एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए, आंसर बिल्कुल नहीं। हम इतना वैल्यू याद नहीं रख सकते, इतनी डेसिमल की वैल्यू को याद नहीं रख सकते। क्वेश्चन में जब भी आपको एटॉमिक मास यूनिट में कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, सबका मास आपको एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा होगा, एज वेल एज किलोग्राम में भी दे रखा होगा। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि आपको समझ आ सके कि जो भी एटॉमिक मास यूनिट है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को हम एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होंगी। अब जो अगली कहानी है वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। देखो क्या होता है, आइंस्टाइन साहब ने हमें एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट दिया था जिसमें हमें बताया कि भाई देखो क्या होता है कि इससे पहले क्या था, जो न्यूटोनियन फिजिक्स होती है उसके अंदर लोग यही पढ़ रहे थे कि मास क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, एनर्जी सेपरेटली कंजर्व्ड होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मास और एनर्जी दोनों क्या होता है, साथ साथ कंजर्व्ड होता है, अकेले अकेले कंजर्व नहीं होता है। यानी आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को क्या कर सकते हो, मास में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया था फॉर्मुला, E = mc²। देखो इसमें E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो अगर कोई भी चीज जिसका मास कितना भी मास हो, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब E = mc² आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो छोटे मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है, बड़े बड़े मासेस के लिए तो आपको पता है कि आप उसको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करवा सकते हो। इसलिए ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर ही आता है। हम जब चैप्टर न्यूक्लियर पढ़ते हैं तभी हमने E = mc² पढ़ा है, वरना इससे पहले आपने पूरी फिजिक्स में हमने कभी भी E = mc² अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स हम इससे पहले पढ़ रहे थे, मतलब न्यूटन वाली फिजिक्स को ज्यादा पढ़ रहे थे, न्यूटन के कंसेप्ट हम ज्यादा यूज कर रहे थे। और वहां पे कहीं पे भी ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वहां पे मास क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ओवरऑल बात क्या होती है कि कोई भी चीज ऐसा होता है कि आइंस्टाइन साहब ने हमें ये बताया था कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है तो उसका मास अलग होता है, और जब वो मूव करता है तो ड्यू टू रिलेटिविटी क्या होता है, उसका मास अलग होता है, मतलब मास बढ़ने लगता है ड्यू टू मोशन, है ना। लेकिन क्योंकि हमारा मास बहुत बड़ा होता है, हम स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नहीं चल सकते, इसलिए हमारे मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो जो हमारा रेस्ट मास होता है वही हमारा क्या होता है, मोशन वाला मास होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये चेंज आ जाता है मास के अंदर, है ना, इसलिए ये रिलेशन पढ़ना होता है। अब क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं जब भी मतलब आप ऐसे समझो कि इस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होंगे या मतलब मास एनर्जी में चेंज हो रहा होगा या एनर्जी मास में चेंज हो रहा होगा, इसको कैसे समझते हैं? तो दो अलग अलग एग्जांपल है हमारे पास, एक तो पेयर प्रोडक्शन है और दूसरा क्या होता है पेयर एनिहिलेशन। यानी पेयर प्रोडक्शन का मतलब है कि दो चीजें क्रिएट होने वाली है, प्रोडक्शन मतलब क्रिएट होने वाली है, और पेयर एनिहिलेशन का मतलब है कि वही जो दो चीजें क्रिएट हुई थी किसी प्रोसेस के थ्रू, मान लो अभी समझाऊंगा, तो वो दोनों चीजें कंबाइन होकर के फिर से वही जहां से वो क्रिएट हुआ था वो बना लेता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी न्यूट्रल एटम पे अगर मान लो आप एक फोटोन को फॉल करवाओगे तो फोटोन के पास क्या होता है, एनर्जी होता है ना, और उस न्यूट्रल एटम के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। तो जब आप एच न्यू एनर्जी फॉल करवाओगे किसी भी न्यूट्रल एटम पे, तो कहता है कि व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रेज photon falls on a heavy substance, it absorbs by some nucleus of the substance and an electron and positron are created। तो वो जब भी आप उस न्यूट्रल एटम पे एक हाईली एनर्जेटिक गामा रेज को फॉल करवाओगे तो गामा रेज के पास क्या था, एनर्जी था, और वो क्या होगा, जो जिस सब्सटेंस पे फॉल करवाओगे उसके न्यूक्लियस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, पोजिट्रॉन में बेसिकली क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दो चीजें होंगी, एक तो पोजिट्रॉन होगा, पोजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता, ये ध्यान रखना। पोजिट्रॉन क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब पोजिट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। मतलब चार्ज तो प्रोटॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो उसका पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, लेकिन मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए ये पोजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये ध्यान रखना। तो जब भी हम गामा रेज को फॉल करवाएंगे किसी हैवी न्यूक्लियस पे, वहां से पोजिट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो नेट चार्ज यहाँ पे भी जीरो था, नेट चार्ज यहाँ पे भी जीरो था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एनर्जी थी और उसके बाद क्या हो गया, ये मास में कन्वर्ट हो गया, है ना, यानी एनर्जी लाए मास में कन्वर्ट हो गया, है ना, अलग अलग ब्रेक हो गया ना, तो मास हमने ऐसा बोला कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इसी तरीके से जब आप क्या करोगे, दो मतलब इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको के पास क्या बन जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, या आप बोल सकते हो पेयर एनिहिलेशन, है ना। इस पूरी चीज को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो रही बात बेसिक चीजों की। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये इस बात से डिसाइड होता है कि उसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के नंबर्स क्या होते हैं, और मतलब और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कब कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कब कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, 1500 नोन न्यूक्लियाइड्स हैं और उनमें से सिर्फ 260 न्यूक्लियाइड्स क्या होता है, स्टेबल है हमारे पास आज पर, है ना, और बाकी सारे क्या आता है, द अदर आर अनस्टेबल दैट डिकेज टू फॉर्म अदर न्यूक्लियाइड्स बाय फॉर्मिंग एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, या गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हो, पार्टिकल नहीं कहना चाहिए इसको। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जो कि अब हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो जो किसी भी एटम का या किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है, इसको पता लगाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। तो द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, उतना ही क्या होता है, न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अब सवाल है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता क्या है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों मास डिफेक्ट? देखो क्या देखा गया कि जब भी हम किसी भी न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहे थे, है ना, जब भी हम किसी भी न्यूक्लियस को क्या कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे, तो ऐसा माना गया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को बनाना या ब्रेक करना इज नॉट इजी प्रोसेस। ऐसा इतना इजी तो बिल्कुल भी नहीं है जितना हम आसानी से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और ये इतना मतलब वास्ट चैप्टर है कि आप ये समझो कि बहुत अच्छे अच्छे जानकार भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हम तो अभी बस सिर्फ उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जो हमारे बुक में लिखा हुआ है और हम बस उसी के बारे में जान रहे हैं ना। तो क्या होता है, ऐसा माना गया, मान लो मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए समझूँ कि मान लीजिए मेरे पास क्या है कि मैं 5 प्रोटॉन ले लूं और 5 इलेक्ट्रॉन ले लूं अलग अलग। अब मुझे एक प्रोटॉन का मास पता है तो मैं 5 प्रोटॉन का मास निकालूंगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन का मास निकालूंगा। अब ऐसा समझो कि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को कंबाइन कर दिया गया, है ना। तो जब वो अलग अलग थे, जब वो कंबाइन नहीं हुआ था तब उनका मास निकाल लिया, और जब उसको कंबाइन कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ, एक न्यूक्लियस बन गया मान लो। तो एक न्यूक्लियस था जिसके अंदर क्या आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन और प्लस का क्या आ गया, 5 प्रोटॉन आ गया, है ना। सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, गड़बड़ बोले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो मान लो 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन लिया हमने इसके अंदर, ठीक है।
अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल मास निकाला और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम इसको कंबाइन करके जो न्यूक्लियस बन गया उसके बाद हमने उसका मास निकाला। इंटरेस्टिंगली क्या देखा गया बच्चों कि न्यूक्लियस बनने के बाद क्या हुआ, उसका मास कम हो गया, और जो इंडिविजुअल मतलब जब 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन अलग अलग था तब उसका मास क्या था, ज्यादा था, और जब उन्हीं को कंबाइन करके हमने न्यूक्लियस बना लिया तो उसका मास क्या हो गया, कम हो गया। अब ये बड़ी अजीब सी घटना हुई थी जिनको देख करके लोगों को लगा कि यार ये क्या हो गया भाई, मास तो कंजर्व होना चाहिए था, मास कम कैसे हो गया। तो लोगों को लगा कि क्या पता हो सकता है कि कोई न्यूक्लियस मतलब जो न्यूट्रॉन था या प्रोटॉन था उनमें से कोई डिस्ट्रॉय हो गया होगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, या कहीं न्यूक्लियस के अंदर वो आया नहीं होगा। लेकिन देखा गया कि न्यूक्लियस बनने के बाद भी उसके नंबर्स में कोई कमी नहीं थी, यानी कि क्या हो रहा था, और मास तो कम आ रहा था, मतलब जो न्यूक्लियस बना उसका मास कम था और जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स थे उनका मास क्या था, ज्यादा था। तो लोगों को लगा कि यार ये मास गया कहाँ, जबकि न्यूटन साहब ने तो बोला था कि भाई, या न्यूटोनियन फिजिक्स जितने भी हमने पढ़ी है उसके अंदर तो हम ये जानते थे कि मास कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होता है। इसी बात को न्यूटन साहब ने आइंस्टाइन साहब ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, जो E=mc² पढ़ा था यहाँ से अब हमारे को इसका आंसर मिलता है कि ये देखा गया कि जितना भी मास डिफेक्ट आ रहा था, मास डिफेक्ट मतलब जो न्यूक्लियस बनने के बाद जो मास आया और न्यूक्लियस बनने से पहले जो उन न्यूक्लियॉन्स का मास था, तो पहले मास ज्यादा था, बाद में मास क्या था, कम था। तो जब इन दोनों के मास को डिफरेंस निकाला गया, मतलब उनका डिफरेंस किया गया, उसी को क्या बोला गया, मास डिफेक्ट बोला गया। और जब मास डिफेक्ट को हमने c² से मल्टीप्लाई किया तो पता पड़ा कि वो उतनी ही एनर्जी वहां से निकल रही, उतना ही एनर्जी है जो न्यूक्लियस को कंबाइन करते टाइम वहां से लिबरेट हुआ था। तो दो चीजें होती हैं कि न्यूक्लियस जब बनता है तब भी एनर्जी देता है हमें, और जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तब तो एनर्जी देगा ही देगा। तो मास डिफेक्ट क्या होता है कि ये हमसे बोला गया कि इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स न्यूक्लियस। और इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों, सॉरी, क्या होगा, सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस सम ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो Z प्लस MP क्या है, देखो अगर मान लो मेरे पास क्या है, आपको पहले भी बता चुका था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो एक प्रोटॉन का मास सेम, सारे प्रोटॉन का मास सेम होता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उससे क्या करोगे, मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर दोगे, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उससे क्या कर दोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो आया यहाँ पे, ये क्या है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गया, और उसमें से क्या करेंगे हम, मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला उतने काम का नहीं है, इसमें बस क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन लिया गया और पूरे एटम के मास से माइनस किया गया। जबकि इस वाले फॉर्मूले में जब हम ये m से माइनस कर रहे हैं, यहां जो m लिख रहे हैं, ये क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हटा दीजिएगा, इससे ये इतना काम का नहीं है। तो कौन कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब तो एक तो स्टेबिलिटी जो बताता है वो कौन बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम मास डिफेक्ट से कैलकुलेट करेंगे। एक और चीज होता है हमारे पास बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन भी हमें बताता है कि कोई न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं होता है। क्या करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए, जो भी मास डिफेक्ट आया है जिस भी न्यूक्लियस के लिए, उस न्यूक्लियस के मास नंबर से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। यानी जो भी मास डिफेक्ट आया है न्यूक्लियस बनाने के दौरान या ब्रेक करने के दौरान, उस मास डिफेक्ट को आप जब उस न्यूक्लियस के मास नंबर से डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो पैकिंग फ्रैक्शन मेजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन लार्जर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। यानी अब ये देखो, ये बड़ा अलग है कि पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा उसका मतलब क्या होगा कि स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ये ध्यान रखना कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन लार्जर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये कैलकुलेट करने का पार्ट है, इतना ज्यादा आता नहीं है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और कैसे ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो कम ज्यादा होने पर, ये ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं, मतलब मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या था, किसी भी न्यूक्लियस को बनाने और ब्रेक करते टाइम जो हमें एनर्जी चाहिए होती है या जो एनर्जी वहां से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सो द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ स्टेबल न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय न्यूक्लियर फोर्स एंड द एनर्जी नीडेड टू पुल देम अपार्ट इनफाइनेटली अपार्ट। मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और वो न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या अटैच्ड है। अगर हमें उसको अलग करना है तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो जो एटम बॉम्ब होता है, आप समझ लो वो ये वही था, जो एटम बॉम्ब फटा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वो सोचो कितना डिस्ट्रॉयबल था जो उस टाइम पे बना था। तो उसमें भी क्या हो रहा था, बेसिकली न्यूक्लियस का बनना या टूटना ही होता है। तो जो एटम बॉम्ब होता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, इसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही होती है। तो आप समझो कि न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो जो भी एनर्जी हमें चाहिए होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी
एनर्जी चाहिए, यानी मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, न्यूक्लियस को बनाने और ब्रेक करने में जो भी एनर्जी चाहिए होगी, मतलब बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उतना ही हमें ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी मास डिफेक्ट आया है उस न्यूक्लियस को बनाने या ब्रेक करते टाइम उस मास डिफेक्ट को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा, और ये उसका क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया, है ना। आई होप यहां तक समझ आ गई होगी बात। अब क्या होता है कि देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि यहां जो भी हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे वो सब क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट में होगा, ये ध्यान रखना है ना। और एक चीज आप याद रख लो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 931.5 बाई सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। तो जब भी आप क्या करोगे, डेल्टा, मान लो मैं यहां पे बताऊं आपको कि जब आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करोगे, मान लो बाइंडिंग एनर्जी है तो डेल्टा एम क्या आ गया था आपके पास, एएमयू में आ गया था ना इसका, और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एम सी स्क्वायर चाहिए। यहां पे क्या एएमयू में है तो आप डेल्टा एम जो भी है उसमें को रखो, जो आपके पास एएमयू होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 931.5 अपॉन में सी स्क्वायर, ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और उसको क्या करना, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो सी स्क्वायर कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एम टाइम्स क्या आ जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसलिए आप ध्यान से समझो कि जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, सबसे आसान तरीका है, जो भी मास डिफेक्ट आया है वो एएमयू में है और अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है 931 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये एएमयू है इसका यूनिट, जो डेल्टा एम है उसका यूनिट होता है एएमयू, और 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 931, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि 1 एएमयू जो होता है 931.5, प्रिसाइजली 931 लिख सकते हो, अपॉन सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जब हम कल मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर के साथ तो सी स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए डेल्टा एम को 931.5 से या 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो टोटल बाइंडिंग जो हमारा मास डिफेक्ट था वो बाइंडिंग एनर्जी में आ जाएगा, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की वो किससे डिटरमाइन होता है बच्चों, इस बात से डिटरमाइन होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना ज्यादा है। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी आया उसको उस एटम के या उस न्यूक्लियस के मास नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। हमने क्या किया, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग एटम, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जब ग्राफ निकाला गया तो देखा गया कि इस तरीके का ग्राफ आता है। ये ग्राफ आपको एज इट इज लर्न करना है ना, एज इट इज लर्न करना है, क्योंकि कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको एज इट इज याद रखना है कौन कौन से एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी एनर्जी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो 0 से लेकर के 9 तक है, और जो भी एटम्स हैं ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से एटम कहाँ पे लाई कर रहा है। अब क्या होता है, देखो जो इधर वाले एटम्स हैं, अगर आप या न्यूक्लियस कह लो इसको, उन सारे न्यूक्लियस को देखोगे तो कुछ ऐसे न्यूक्लियस होंगे जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा होगा बट उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, और उससे जो छोटे मास नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इधर वाले जो भी एटम्स हैं ये क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, आयरन। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन है, आयरन है। तो सारे ही एलिमेंट क्या होते हैं, चाहे इधर वाले हो चाहे इधर वाले हो, ये सब किसकी तरह बनना चाहता है, आयरन की तरह बनना चाहता है, ताकि ये भी अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। तो ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, इनको आयरन की तरह बनना है तो अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ये सब आपस में कंबाइन करके क्या करता है, फ्यूजन रिएक्शन करता है और बड़ा बन लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत बड़े एटॉमिक नंबर वाले होते हैं, तो ये अब क्योंकि कंबाइन तो कर नहीं सकता, कंबाइन करेगा तो और बड़ा बन जाएगा, तो ये अपने आप को ब्रेक करता है, यानी कि फिजन रिएक्शन करता है और अपने आप को आयरन के आसपास लाने की कोशिश करता है ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, है ना। तो ध्यान रखना है, छोटे न्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन, ताकि फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, मतलब एक दूसरे में मिल जाना, ताकि बड़ा बन सके और स्टेबल हो सके। और जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप को क्या करता है, फिजन रिएक्शन करता है, यानी तोड़ेगा ताकि वो आयरन के आसपास आ सके और अपने आप को स्टेबल कर सके, है ना। इस पूरे ग्राफ की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, एक एक करके आपको याद रखोगे, आपको सारा समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं होता है। तो दो चीजें और इसके अंदर रह गई हैं, एक हमारे पास होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है ना। उससे पहले इस पे जाएं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है। आई होप मतलब अभी तक ना क्या होता है कि इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभार अगर आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। रिएक्शंस आपको हमेशा गिवन होगा, बट आपको एक थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को किस तरीके से लिखा जाता है। द प्रोसेस बाय विच द आइडेंटिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज मेजर्ड व्हेन इट इज बम्बार्डेड बाय एनर्जेटिक पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। मतलब जब भी हम न्यूक्लियस पे बहुत हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएंगे लाइक न्यूट्रॉन, तो क्या होगा, वो अपने आप को स्प्लिट करेगा
बनेगा और उसको न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। तो मान लो ये X एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसको इंडिपेंडेंट जो पार्टिकल है इससे बम्बार्ड करवाया गया, तो कंबाइन होकर के क्या हो जाएगा, ये कंबाइन होकर के या ब्रेक होकर के एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, मान लो इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं ना, तो कंबाइन होने के बाद तो ये बन जाएगा कंपाउंड न्यूक्लियस, इन दोनों का मिक्सचर। और उसके बाद जब हम उसको स्प्लिट करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे, तो ये इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग। तो मतलब ये फिर से एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, कंपाउंड प्रोडक्ट, और ये बी वाला प्रोडक्ट बनाएगा। और उसके बाद यहां से क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। ये पक्का पक्का होता है, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा लास्ट में आपके पास एनर्जी लिबरेट होता है। और ये ऐसी वैसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, इतनी हाई अमाउंट में होती है जिसको हम धरती पे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखो कि जो भी कंट्री न्यूक्लियर पावर्ड है उन सबसे हमेशा लोगों को खतरा होता है, और वो आपस में मतलब जब भी एक दूसरे में जंग छिड़ती है तो फिर बड़ी टेंशन वाला माहौल हो जाता है। क्योंकि देखो जहां कहीं भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा, फिर वहां के बहुत लार्ज एरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होगा, उससे अफेक्ट होगा। अभी तक फिलहाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक कभी यूज नहीं हुआ है, उम्मीद करते हैं कि कोई भी कंट्री इस तरीके से ना करे, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। तो आपके लिए इतना काम का था। अब दूसरी चीज क्या होती है कि इन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मुला क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट टाइम्स क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। और उसको जूल में कैलकुलेट कर लेंगे। तो और अगर एएमयू में होगा तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको 931 से मल्टीप्लाई करना है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करना है, और जो भी आएगा अगर एएमयू में है तो उसको क्या करना है, 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर किलोग्राम में है तो उसको सी स्क्वायर से, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, आपको जूल में कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। दो चीजें होती हैं कि अगर क्यू वैल्यू लेस देन 0 होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा, यानी कि एनर्जी जो होगा इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। अगर क्यू वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और एनर्जी क्या होगा, वहां पे रिलीज हो रहा होगा उस रिएक्शन के अंदर, है ना, मतलब उस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। दो चीजें और बच गई हैं इस पूरे चैप्टर में जिसको आपको रिवाइज करना है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, राइट डाउन विद एग्जांपल। तो एक एक एग्जांपल आपको लिखना है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा एग्जांपल आपको लिखना है, मतलब कोई भी एक एग्जांपल, अगर एक से ज्यादा एग्जांपल दिया हुआ होगा तो कोई भी एक एग्जांपल आप याद कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये समझाना होता है कि क्यों रिएक्शन हमेशा, सॉरी, एनर्जी हमेशा लिबरेट होता है, चाहे एनर्जी न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का मतलब होता है तोड़ना अपने आप को। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अपने आप को स्प्लिट करता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जो अपने आप को जोड़ेगा, है ना। तो जो फिजन रिएक्शन है उसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। देखो जो यूरेनियम था उस पर जब हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया तो पहले क्या हो गया, अनस्टेबल न्यूक्लियस बना, तो न्यूट्रॉन्स इसके पास जाकर के ऐड हो गया, क्योंकि जैसे जाहिर सी बात है न्यूक्लियस जब उस पर जाकर टकराएगा तो एक मास नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर ये क्या करता है, पेरेंट न्यूक्लियाई में अपने आप को ब्रेक करता है, तो बेरिलियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन फिर से निकलेगा यहाँ से, और साथ साथ क्या होगा, एनर्जी भी निकलेगी, है ना। तो इस एनर्जी मतलब यूरेनियम U-235 के जो फिजन रिएक्शन में जो एनर्जी निकलता है वो क्या होता है, इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन कह सकते हो। मतलब अगर आप सिंपल बाइंडिंग एनर्जी की बात करोगे तो इट्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो 235 से तो क्या हो जाएगा, 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। तो ये आप कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उन सबको लिखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा ये सारी चीजें। अगली चीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जैसा आपको कहा कि छोटे छोटे न्यूक्लियस अपने आप को कंबाइन करके क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, और इस प्रोसेस में भी क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। जैसे अगर आप देखो 1s2 मतलब हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स आपस में अगर कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है, 1s3 प्लस 1h1 बन रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो सिंपल डेफिनेशन है कि एनर्जी निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो पूरा आपको नोट्स बहुत अच्छे से क्रिस्प क्लियर, जो भी चीज पढ़नी थी वो सब आपको बताया। इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, अगर पूरा प्रोसेस ध्यान रखोगे। न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर डेंसिटी, इससे क्वेश्चन आएगा। बाइंडिंग एनर्जी ध्यान रखना है, मास डिफेक्ट ध्यान रखना है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर एटॉमिक मास यूनिट में मास डिफेक्ट आया है तो वो सिंपली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ आपको लर्न करना है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लर्न करना है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन के साथ साथ एक एक एग्जांपल आपको याद रखना है। अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हो, आप यकीन मानो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसमें देखो कैलकुलेशन लंबा होता है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि डेसिमल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन अगर आप एक बार करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप यकीन मानो कि इसके न्यूमेरिकल से आसान न्यूमेरिकल पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी नहीं है ना। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, ये मैं फिर से भी कह रहा हूं, लेकिन जो कंसेप्चुअल वाइज न्यूमेरिकल की डिफिकल्टी है वो बहुत ही आसान है। तो इन पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, है ना।
कोई भी डिफिकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी चैप्टर्स के बाकी चैप्टर्स के जो भी वन शॉट वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स सारे जो डाउनलोड जो ये जितने भी चैप्टर्स हैं बेसिकली उन सारे चैप्टर्स के बेसिकली जो नोट्स हैं उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अपना सारा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं बस इतना ही कहूँगा कि यार 10 दिन का टाइम रह गया है, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। जो भी बाकी के चैप्टर्स वन शॉट वाले रह गए हैं मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर दूसरे किसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।